स्टूडेंट्स, खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो चैप्टर हमारा प्रोसेसिंग में चल रहा है, स्टार्ट किया है, वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इस चैप्टर का हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस चैप्टर का हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके आधार पर थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि हेलो एल्केन से तात्पर्य ये होता है कि एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से हो जाता है तो प्राप्त हाइड्रोकार्बन हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। ये सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको डिस्कस करके बताया था कि मोनो हेलो एल्केन, इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+1 के साथ X। सेकंड जो होता है वो होता है डाई हेलो एल्केन, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nX2। तीसरा जो होता है वो होता है ट्राई हेलो एल्केन, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-1x3। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो CH3Cl यानी कि सुपर मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत 2 पड़ते हैं, CH2Cl, CH2Cl। ये तो कहलाता है विस्नल डाई हैलाइड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, विस्नल डाई हैलाइड। और एक इसका एग्जाम्पल और माना जाता है जैम डाई हैलाइड। मैं इसमें डिस्कस करूंगा हल्का सा। जो विस्नल डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड होता है, विस्नल डाई हैलाइड में तो क्या होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 2 समान हेलोजन परमाणु, ध्यान देना, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से 2 समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए पाए जाते हों। यदि कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो जिस पर 2 समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए पाए जाते हों, उनको कहते हैं विस्नल डाई हैलाइड। और एक आता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या होता है कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में, यदि इस पर ध्यान देना, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में 2 समान हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसको कहा जाता है जैम डाई हैलाइड। और विस्नल डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। 2 समान हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे तो उनको विस्नल डाई हैलाइड। और किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक ही कार्बन परमाणु से 2 समान हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसको क्या कहेंगे, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक डिस्कस और कर लेते हैं कि विस्नल डाई हैलाइड की तुलना में जैम डाई हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है, क्यों। ये एक प्रश्न बन जाता है कई बार अक्सर करके कि विस्नल डाई हैलाइड की तुलना में, प्रश्न को ध्यान से सुनना, विस्नल डाई हैलाइड की तुलना में जैम डाई हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है, क्यों होता है। अब आपको देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई हेलोजन परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यानी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, माइनस आइप्रेनिक प्रभाव वाले हो गए, इसका भी माइनस आइप्रेनिक प्रभाव है। इनके बीच में तो क्या है, दोनों हेलोजन परमाणु के बीच में डिस्टेंस है, दूरी है, क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको अच्छे से, माइनस आइप्रेनिक प्रभाव वाले हेलोजन परमाणु समूह कहलाते हैं। इनके बीच में दोनों में क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो दूरी के कारण 2 समान चार्ज होंगे तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण न्यूनतम लगेगा, यानी कि जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो प्रतिकर्षण क्या लगेगा, न्यूनतम। जबकि जैम डाई हैलाइड में क्या है कि एक ही कार्बन परमाणु से 2 समान हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो इनका क्या होता है, माइनस आइप्रेनिक प्रभाव। और माइनस आइप्रेनिक प्रभाव होने के कारण एक ही कार्बन से जब जुड़े हुए हैं तो डिस्टेंस क्या है, कम है। और डिस्टेंस जब कम है तो माइनस माइनस के बीच में दूरी कम होने के कारण प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, तो एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से दूर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए इसका विघटन हो जाता है। मध्यवर्ती क्या बन जाता है, कार्बोकैटायन। क्या बन जाता है,
कार्बोकैटायन, दोनों हेलोजन परमाणु आसानी के साथ विघटित हो जाते हैं, इसलिए जैम डाई हैलाइड अधिक क्रियाशील माना जाता है। किससे? विस्नल डाई हैलाइड से। तो आपको ये क्लियर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट ट्राई हेलो एल्केन की बात करते हैं, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। इसका तो एग्जांपल जैम डाई हैलाइड और विस्नल डाई हैलाइड हो गए। विस्नल डाई हैलाइड। ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल होता है हेलोफॉर्म। क्या होता है? हेलोफॉर्म, यानी कि CH(X3). अब उसके स्थान पर CHCl3 भी हो सकता है, जिसको क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ट्राई हेलो एल्केन का एग्जांपल। नंबर चौथा जो हेलो एल्केन होता है वो होता है टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2x4। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा CCl4, यानी कि पायरीन, जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। CCl4 पायरीन, ठीक है। तो ये चारों हेलो एल्केन के क्या हो गए टाइप? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केनों का वर्गीकरण किसके आधार पर हो गया? ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 1। यहाँ पर कितनी थी? 2। यहाँ पर कितनी है? 3। और यहाँ पर कितनी है? 4। तो ये हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में, आपको मैंने आज भी रिपीट कर दिया है, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो हेलो एल्केनों का क्लासिफिकेशन था वो था एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर जो हेलो एल्केन थे वो एक तो हेलो एल्केनों का कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर हो गया, अभिलाक्षणिक समूह, जिसको अपन वास्तविक रूप से हेलो एल्केन कह रहे हैं, यानी कि CH3Cl या CH3X या RX कह दें अपन। R के स्थान पर एल्किल समूह हो गया, X के स्थान पर हेलोजन परमाणु हो गया, ठीक है। अब ये तो क्या है? इसका अभिलाक्षणिक समूह हो गया हेलो एल्केनों का। यदि इसके प्राथमिक हेलो एल्केन की बात करें तो ये हो जाएगा RCH2X। ये हो गया प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, ध्यान रखना, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। द्वितीयक की बात करें तो RCH के साथ R के साथ X, ये हो गया द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। और तृतीयक की बात करें तो RC के साथ R के साथ R के साथ X, ये हो गया तृतीयक हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केनों का क्लासिफिकेशन था। ये तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर था, और ये एल्किल समूह की संख्या के आधार पर। इसको कहा जाता है सुपर मोनो हेलो एल्केन। इसको कहा जाता है सुपर मोनो हेलो एल्केन। तो ये अभिलाक्षणिक समूह हो गया एल्किल हैलाइड, जिसको वास्तविक रूप से हेलो एल्केन कह रहे हैं। ये हो गया प्राथमिक हेलो एल्केन, ये हो गया द्वितीयक हेलो एल्केन, और ये हो गया तृतीयक हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केनों का क्या था? क्लासिफिकेशन, जिसमें एल्किल समूह की संख्या के आधार पर और हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। मैंने आपको इस पिछली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई हेलो एरिनों का क्लासिफिकेशन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तो होता है, लेकिन एल्किल समूह की संख्या के आधार पर नहीं होता, क्योंकि एरीन क्या होती है? बेंजीन या एरिल, ठीक है। उसमें प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और उस हाइड्रोजन का हेलोजन परमाणु से जब प्रतिस्थापन हो जाता है तो उसके पास हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होते। इसलिए एल्किल समूह की संख्या के आधार पर हेलो एरिनों का वर्गीकरण संभव नहीं है। केवल हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण संभव होता है, जिसमें आपको मोनो हेलो एरिन, डाई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन या पॉली हेलो एरिन मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर बताया था। एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि हेलो एल्केनों की कक्षीय संरचना, यानी कि जो सुपर मोनो हेलो एल्केन है उसकी मैंने आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताई थी कि उसके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो उस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं यहां से क्लीन कर देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर है। हेलो एल्केन की जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है, हेलो एल्केन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, हेलो एल्केन की जो कक्षीय संरचना है उसमें CH3Cl की बात की थी, सुपर मोनो हेलो एल्केन की बात की थी। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, तो 3 तो हाइड्रोजन से बैलेंस होती है, यानी कि इस प्रकार
ये हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, कार्बन का ऑर्बिटल हो गए सॉरी, और ये हो गया चौथा कार्बन का ऑर्बिटल। इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। और ये हो गया हेलोजन परमाणु का, ये तो इसकी हेलोजन परमाणु के 3pZ कक्षक की 3pZ कक्षक की बड़ी पाली हो गई, और ये इसकी छोटी पाली, और ये है हेलोजन Cl। ठीक है, इसके जो शेष 3px और 3py के जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस रूप में पाए जाते हैं, लोन पेयर के रूप में। ठीक है, और ये जो बॉन्ड का निर्माण हुआ था, क्योंकि कार्बन का हाइब्रिड कोवलेंट बॉन्ड कितने हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास देखो, एक कोवलेंट बॉन्ड ये हो गया, एक कोवलेंट बॉन्ड ये हो गया, एक कोवलेंट बॉन्ड ये हो गया, तो तीन तो आपको सीधे सीधे हाइड्रोजन के साथ नजर आ रहे हैं। चौथा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन परमाणु के 3pZ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होता है और कार्बन का जो 2pZ है उनके बीच में क्या हो जाता है, साझा हो जाता है। बनने वाला बॉन्ड ये भी कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आपको 4 सिग्मा नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। और इसका कौन सा ऑर्बिटल भाग रहा है, हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल, तो बनने वाला बॉन्ड हो जाता है sp3p बंद हो जाता है। ठीक है, और जब sp3p बंद होगा यानी टोटल कोवलेंट बॉन्डों की संख्या आपको 1 2 3 और ये 4 स्पष्ट नजर आ रही है। इसका मतलब sp3 बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल निर्मित होता है, यानी इस प्रकार अपन रिप्रेजेंट करें इसको, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये हेलोजन एटम हो जाएगा, ये लोन पेयर हो गए इसके, ये लोन पेयर हो जाएंगे इसके इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हेलो एल्केन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है। आगे इसमें जब बढ़ते हैं तो मैंने आपको इसमें समावयता बताई थी कि भाई हेलो एल्केनों में जो समावयता होती है वो 3 प्रकार की होती है। मतलब साधारण से कहें वैसे तो 2 टाइप की होगी, संरचनात्मक समावयता और त्रिविम समावयता। संरचनात्मक समावयता में 2 पाई जाती है, एक तो श्रृंखला समावयता पाई जाती है और एक स्थिति समावयता पाई जाती है। ठीक है, और जो त्रिविम समावयता होती है उसमें एक मात्र होती है प्रकाशिक समावयता। तो श्रृंखला समावयता में मैंने आपको बताया था डिस्कस कर पिछली वीडियो में, C4H9Cl के कितने श्रृंखला समावयव संभव हुए थे, 2, और स्थिति भी कितने हुए थे, 2। तो टोटल संरचनात्मक समावयव कितने होते, 4। उन 4 संरचनात्मक समावयवों में हमको देखना है कि किरेल कार्बन है या नहीं है। अगर उसके अंदर किरेल कार्बन है तो त्रिविम समावयता प्रदर्शित होगी, यानी कि उसमें प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित होगी। और किरेल कार्बन की डेफिनेशन भी मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चा में की थी कि भाई वह कार्बन परमाणु जिससे जुड़ने वाले सारे समूह कैसे हों, अलग अलग पाए जाते हों, यानी कि समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को दाईं बाईं और दिशा में घुमा रोटेशनल कर देता हो, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयव कहलाते हैं। और उनके इस गुणधर्म को प्रकाशिक समावयता कहा जाता है या प्रकाशिक समावयव यौगिक कहा जाता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं और टोटल कुल बात की जाए तो 6 आइसोमेरिज्म बनते हैं, टोटल 6 आइसोमेरिज्म, 4 तो संरचनात्मक हो गए और 2 ऑप्टिकल हो गए। ठीक है, तो मैंने आपको संरचनात्मक समावयता के बारे में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। उससे आगे अपन इसमें हम चलते थे नोमेनक्लेचर पर। तो नोमेनक्लेचर पर मैंने 3-4 आपको नोमेनक्लेचर बताए थे, इसके जो इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्लिक होते हैं, वो नोमेनक्लेचर कौन कौन से थे उन पे और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि कार्बन परमाणु की संख्या यदि 3 हो और उनके मध्य द्विबंध पाया जाता है और आगे वाले कार्बन की मुख्य संयोजकता हो तो उसको कहा जाता है एक्रिल या एलेलिक समूह। ठीक है, अगर आपसे एक्रिल क्लोराइड की बात करता है तो एक्रिल क्लोराइड क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ Cl, ये हो गया एक्रिल क्लोराइड। एक्रिल क्लोराइड नोमेनक्लेचर की बात करता है तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाती है, आपको अच्छे से पता है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद द्विबंध को, उसके बाद त्रिबंध को, उसके बाद सबस्ट्रेट को। तो इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है ना ट्रिपल बॉन्ड है, केवल क्या है, डबल बॉन्ड और सबस्ट्रेट है। तो देखो वरीयता सबसे पहले ऑर्डर किसको दिया जा रहा है, द्विबंध को। तो अपन
यहाँ से न देने की बजाय ऑर्डर यहाँ से दिया जाए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्ट्रेट है, तो इधर चलेंगे 1 2 3 और 3, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन, सीधा सा नाम है, ठीक है। तो ये हो गया एक्रिल क्लोराइड का आईपीएससी नाम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2, उनके मध्य द्विबंध और आगे की मुक्त संयोजकता पाई जाती है तो उसको कहा जाता है वाइनिल समूह। क्या कहा जाता है? वाइनिल समूह। अगर आपसे वाइनिल क्लोराइड की बात करता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो वाइनिल क्लोराइड हो गया। अब इसमें आपको देखो सबस्ट्रेट भी मिल रहा है, द्विबंध भी मिल रहा है इस कार्बन पर, तो 1 क्लोरोएथीन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यदि बेंजीन वाले से कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो उसको कहा जाता है बेंजील। क्या कहा जाता है? बेंजील या बेंजेलिक, ठीक है। और बेंजेलिक क्लोराइड की बात करें, ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो मैं इसको स्क्रीन कर देता हूं। बेंजेलिक क्लोराइड की बात करें तो बेंजेलिक क्लोराइड में क्या होता है? CH2 के साथ Cl, ये हो गया बेंजील क्लोराइड। और इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? मैंने आपको बता रखा है कि यदि किसी बेंजीन वाले से कोई भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो, अच्छे से ध्यान से सुनना, यदि बेंजीन वाले से कोई भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई है, यानी कि मेथिलीन समूह जुड़ा हुआ है, यदि बेंजीन वाले से एक ही हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी हो तो बेंजीन वाले को हमेशा प्रतिस्थापी माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रतिस्थापी माना जाता है। प्रतिस्थापी में बेंजीन वाले के फेनिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 फेनिल मैथेन। ठीक है, तो ये मैंने 3-4 आईपीएससी। और इसमें आगे अगर बात करते हैं, मान लीजिए तृतीयक हेलोएल्केन की बात करें, तृतीयक हेलोएल्केन का क्या हो गया? CH3 के साथ CH3 के साथ Cl, ये हो गया तृतीयक हेलोएल्केन। और इस तृतीयक हेलोएल्केन के नोमेनक्लेचर की बात करें, या आप इसको सामान्य नाम से कह सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। 4 कार्बन है, एल्किल समूह है, तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। और आईपीएससी की बात करें तो 1 2 और 3 लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, हाइड्रोजन को अपन ने प्रतिस्थापी माना, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएससी। आइसोप्रोपिल क्लोराइड की बात करें, यानी कि द्वितीयक हेलोएल्केन की बात करें, द्वितीयक हेलोएल्केन का क्या हो जाएगा? CH3 CH के साथ CH3 के साथ Cl, 1 2 और 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड का आईपीएससी नाम होगा। ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है और इसका आईपीएससी नाम क्या हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट जो भी आपको आईपीएससी मैंने बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में कई बार प्रश्न क्लिक हो जाता है, तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट है जो इसमें वो है, एक प्रश्न पर चलते हैं कि हेलोएल्केनों की ध्रुवीय प्रकृति होती है क्यों? ध्रुवीय प्रकृति होती है क्यों? अच्छा प्रश्न है, 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्लिक होता है, हेलोएल्केनों की ध्रुवीय प्रकृति होती है क्यों? तो हेलोएल्केनों में सुपर मोनो हेलोएल्केन की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या होता है? माइनस आइप्रेनिक प्रभाव, और एल्किल समूह का क्या होता है? प्लस आइप्रेनिक प्रभाव। प्रेनिक प्रभाव क्या होता है? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों देने की प्रवृत्ति मानी जाती है, और ये अधिकतम 4 कार्बन परमाणु तक लागू होती है, उसके बाद स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस दिशा में अग्रसर होंगे? हेलोजन परमाणु की दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? हेलोजन परमाणु की। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? इनके बीच में आंशिक बॉन्ड के लक्षण आ जाते हैं, यानी कि ये डेल्टा प्लस हो जाता है, ये डेल्टा माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो पोलर नेचर बनती है वो क्या हो जाती है? पोलर नेचर हो जाती है, पोलर नेचर हो जाती है। अब बात ये आती है, ये तो सीधा सी बात हो गई कि भाई जो मोनो हेलोएल्केन है या कोई भी हेलोएल्केन है, उनके से जुड़ने वाले जो हेलोजन परमाणु हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, जिससे हेलोजन परमाणु पर तो ऋणावेश की स्थिति हो जाती है और एल्किल समूह पर धनावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए दो विपरीत आवेश होने के कारण इसकी प्रकृति ध्रुवीय मानी जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्रश्न कई बार आता है कि हेलोएल्केनों की ध्रुवीय प्रकृति के आधार पर क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, या ऑर्डर क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मैं डिस्कस करता हूं कि ये हो गया तृतीयक हेलोएल्केन, और ये हो गया द्वितीयक हेलोएल्केन, ये हो गया प्राथमिक हेलोएल्केन, और ये हो गया
अभिलाक्षणिक समूह यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर, और एक हो गया C6H5X हेलो एलिन। अब इसमें क्या होता है कि ऑर्डर क्या होगा, पोलर नेचर का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो एल्किल समूह का कैसा प्रभाव है, प्लस आई। यहाँ पर एल्किल समूह कितने जुड़ रहे हैं, 3, तो कार्बन की इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ेगी और कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस दिशा में तीव्र रूप से अग्रसर होंगे, हैलोजन की दिशा में अग्रसर होंगे। तो यहाँ पर नेचर पोलर नेचर बढ़ती है, यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या घटती हुई चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर और कम होगी क्योंकि यहाँ एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर कोई एल्किल समूह उपस्थित नहीं है, इनके बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी। जबकि यहाँ एक प्रभाव लागू हो जाता है अनुनाद, रेजोनेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसलिए हेलोजन का प्रतिस्थापन नहीं होता है। तो सबसे कम ध्रुवीय नेचर तो किसकी हो गई, हेलोएरिन की, उसके बाद अभिलाक्षणिक समूह की, उसके बाद प्राथमिक मोनोहेलोएल्केन की, उसके बाद द्वितीयक मोनोहेलोएल्केन की, सबसे ज्यादा किसकी हो गई, तृतीयक मोनोहेलोएल्केन की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होता है, तृतीयक मोनोहेलोएल्केन, उसके बाद द्वितीयक मोनोहेलोएल्केन, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद RX एल्किल हैलाइड जो अभिलाक्षणिक समूह माना जाता है, और सबसे कम पोलर नेचर किसकी होती है, हेलोएरिन की। तो ये ऑर्डर पूछा लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसमें अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह का प्लस आइडेंटिक प्रभाव है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, जिससे कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ तीव्र रूप से अग्रसर होंगे। इनमें क्या होंगे, थोड़े स्लो होंगे, इसमें और थोड़े कम होंगे, इसमें बिल्कुल ही कम होंगे, यानी कि जो मतलब मीडियम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाने की जो गति होगी या जो रेस होगी वो बहुत ही न्यूनतम हो जाती है। और जब इसमें क्या हो जाता है, अनुनाद, इसमें बिल्कुल ही 0 हो जाती है। तो उस स्थिति में पोलर नेचर सबसे ज्यादा तृतीयक मोनोहेलोएल्केन की, उसके बाद द्वितीयक मोनोहेलोएल्केन की, उसके बाद प्राथमिक मोनो, उसके बाद एल्किल हैलाइड, उसके बाद हेलोएरिन की। तो ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर किया है। आगे इसमें जब बढ़ते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण की बात आती है, आघूर्ण की बात आती है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आपको 11th क्लास में अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है। म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, और इसकी इकाई मानी जाती है डी बाई, इसकी इकाई क्या मानी जाती है, डी बाई। ठीक है, यदि इन दोनों का गुणनफल ज्यादा होगा, यानी कि आवेश की मात्रा और डिस्टेंस की मात्रा यदि अधिकतम होगी, तो उस स्थिति में डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, अधिकतम होगा। अब बात ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए CH3Cl है, एक CH3Br है, एक CH3I है, यानी कि मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, मैथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोमेथेन, और मैथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन। इनके डाइपोल मूवमेंट की बात करें तो उस स्थिति में इसका डाइपोल मूवमेंट आता है 1.86 डिवाई, इसका आता है 1.79 डिवाई, इसका आता है 1.62 डिवाई, यानी कि घटता चल रहा है। इसका सर्वाधिक डाइपोल मूवमेंट क्यों है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हेलोजन की, Br से ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की, क्लोरीन से कम किसकी है, ब्रोमीन की, और ब्रोमीन से कम किसकी है, आयोडीन की। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर और भी ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, लेकिन क्लोरीन का क्या है, चार्ज ज्यादा है, और जिसका जब चार्ज ज्यादा होगा तो उस स्थिति में डाइपोल मूवमेंट भी क्या होगा, सर्वाधिक। समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि जिसका चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -I चार्ज किसका ज्यादा है, Cl का, इसलिए चार्ज ज्यादा है, तो उस स्थिति में डाइपोल मूवमेंट म्यू जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, Cl का ज्यादा होगा। जबकि इससे कम होता है CH3F का, इससे भी कम होता है। अब इसका चार्ज बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डाइपोल मूवमेंट 1.84 डिवाई आता है, इससे कम आता है Cl से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इससे इसका कितना है 1.86 डिवाई, इसका कितना है 1.84 डिवाई, इसका Cl से F का डाइपोल मूवमेंट कम है। क्यों कम है भाई, चार्ज बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस भी कम है, लेकिन फिर भी डाइपोल मूवमेंट Cl का ज्यादा है, Cl का ज्यादा है, किससे, F से। क्यों ज्यादा है, इसको ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना।
क्योंकि जो फ्लोरीन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर दोनों पर समान आवेश हो जाता है, दोनों पर क्या हो जाता है, समान आवेश, इसलिए हल्का सा प्रतिकर्षण हो जाता है। और हल्का सा प्रतिकर्षण होने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की थी वो घट जाती है, और घट जाने के बावजूद डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि आवेश की मात्रा कम होगी तो डाइपोल मूवमेंट स्वाभाविक से कम होगा। इसका आधार पर और बात करें डाइपोल मूवमेंट पर, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डाइपोल मूवमेंट पर और बात करें, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। जैसे मान लीजिए CH3Cl है, मैथिल क्लोराइड है, एक मैं कह लेता हूं CH2Cl2 है, मैथिलीन क्लोराइड है, मैथिलीन क्लोराइड है, ध्यान रखना मैथिलीन समूह कहा जाता है CH2 को, मैथिलीन क्लोराइड है, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट बात करें क्लोरोफॉर्म है CH3Cl, और इसके बाद CCl4 की बात करें, तो देखो इनके डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है कि देखो यहाँ पर हेलोजन परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके 3 है, यहाँ पर 4 है। जैसे हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो चार्ज बढ़ना चाहिए, डाइपोल मूवमेंट बढ़ना चाहिए, लेकिन डाइपोल मूवमेंट घटता है। क्यों घटता है? इसका ज्यादा होगा, इसका इससे कम होगा, इससे इसका कम होगा, सबसे कम इसका, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि ये इस प्रकार रिप्रेजेंट हो जाते हैं Cl 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 और Cl। अगर इसको ध्रुवीय इस तरह से डायरेक्शन के रूप में दिया जाए तो एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। इसी प्रकार इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगे कोई बॉन्ड एंगल पर, इसमें भी क्रॉस करेंगे बॉन्ड एंगल पर, लगभग 180 डिग्री के आसपास माना जाता है। तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, CH3Cl का, उसके बाद मैथिलीन क्लोराइड का, उसके बाद क्लोरोफॉर्म का, उसके बाद CCl4 का, ठीक है। तो ये आपको डाइपोल मोमेंट का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट जब अब इसमें बढ़ते हैं तो वो होता है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, उस पर अपन चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन बनाने की विधियां, मेथड फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। सबसे पहले है एल्केन से। एल्केन से ये क्या होता है कि एल्केन CH4 जो है वो एल्केन का कैसा नाम है, व्युत्पन्न नाम, मैथेन, ठीक है। मैथेन की क्रिया किसी भी हेलोजन अणु से साथ कराई जाए प्रकाश की उपस्थिति में, यानी फोटोन की उपस्थिति में, तो CH3Cl प्लस HCl का निर्माण होता है। ये रिएक्शन मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होती है, ये ध्यान रखने की बात है, मुक्त मूलक क्रिया विधि से। और मुक्त मूलक क्रिया विधि आपको अच्छे से पता है कि 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद होता है उसका प्रारंभन पद। प्रारंभन पद में क्या होता है कि समान विखंडन होता है हेलोजन परमाणु के बीच में। दूसरा पद होता है संचलन पद, हेलोजन परमाणु एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं और हेलोजन परमाणु से संयोग करके उत्पाद निर्मित करते हैं। तीसरा पद होता है समापन पद, जो शेष बने हुए मुक्त मूलक है वो आपस में क्रिया करके किसी बड़े अणु का निर्माण कर देते हैं या स्वयं समाप्त, एक नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो एल्केन से जब हेलोजन अणु एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा या हेलो एल्केन का निर्माण होगा तो ये एक हेलो एल्केन प्राप्त करने की अशुद्ध विधि मानी जाती है। कैसी विधि मानी जाती है, अशुद्ध, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे Cl2 की रिएक्शन फिर से कराएंगे तो मैथिलीन क्लोराइड का निर्माण होगा। मैथिलीन क्लोराइड से क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, और क्लोरोफॉर्म से क्या बनेगा, CCl4। चारों हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु से हो जाएगा। प्रकाश की उपस्थिति में कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहती है, और ये क्योंकि इसमें मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, भाई मैथिल क्लोराइड हो रहा है, मैथिलीन क्लोराइड हो रहा है, क्लोरोफॉर्म हो रहा है और CCl4 मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, कि मिश्रण प्राप्त हो रहा है। इस मिश्रण से शुद्ध उत्पाद प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रभाजी आसवन विधि। ये इंपॉर्टेंट है, प्रभाजी आसवन विधि। तो आपसे पूछे प्रभाजी आसवन विधि हेलो एल्केन निर्माण की किस विधि में प्रयोग की जाती है, तो मुक्त मूलक क्रिया विधि में प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एल्केन बनाने की पहली विधि, कौन सी, एल्केन से। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें एल्कीन से। ये क्लियर है, मैंने आपको बताया कि भाई एल्केन की जो ये अशुद्ध मिक्सचर प्राप्त करने की विधि है, इसमें से शुद्धिकरण जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है प्रभाजी आसवन विधि से। सेकंड होती है वो होती है नंबर 2 एल्कीन से। एल्कीन से
इसमें एक नियम लगता है मार्कोनिक ऑफ लॉ। मार्कोनिक ऑफ लॉ, मार्कोनिक ऑफ का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। असममित एल्कीनों पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का रासायनिक संयोग किया जाता है, जब असममित एल्कीनों पर, सम्मित नहीं असममित एल्कीनों पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का रासायनिक संयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, और हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हमेशा इससे द्वितीयक या तृतीयक मोनोहैलोएल्केन की प्राप्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द्वितीयक या तृतीयक मोनोहैलोएल्केन की प्राप्ति होती है। तो एक रिएक्शन को देखते हैं, मान लीजिए रिएक्शन है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पर HX की रिएक्शन कराएं, ठीक है। HX की जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा RCH के साथ X और CH3, यानी कि द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन। क्या बना, 2 डिग्री मोनो हैलोएल्केन। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें 2 क्रियाविधि संपन्न होती है, एक तो होती है आयनिक क्रियाविधि, आयनिक क्रियाविधि। एक चीज पर और डिस्कस जाना चाहूंगा मैं कि जो एल्कीन होती हैं, एल्कीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक होती है एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इन दोनों की जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो एल्कीन और एल्काइन की अभिक्रियाएं कौन सी मानी जाती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, किस किसकी, एल्कीन की और एल्काइन की। अब इसमें बात ये आती है कि आयनिक क्रियाविधि कैसे हुई। तो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा है कि भाई हाइड्रोजन परमाणु तो वहां जुड़ा, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो मार्कोनिकोव के नियम से हाइड्रोजन तो वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाइड्रोजन तो वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और हेलोजन वहां जुड़ा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका बन गया 2 डिग्री मोनो हैलोएल्केन। तो ये तो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। अब इसकी क्रियाविधि कैसे हुई, रिएक्शन कैसे संपन्न हुई, तो इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। मैकेनिज्म क्रियाविधि को देखते हैं। सबसे पहले आयनिक मैकेनिज्म होती है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड का रासायनिक विघटन होगा, कैसे होगा, H+X-। इसको कहा जाता है नाभिक, किसने, न्यूक्लियोफिलिक। इसको कहा जाता है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। असममित एल्कीन की बात करें, असममित क्या हुआ, देखो इन दोनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये R भी क्या है, एल्किल समूह कार्बन है, और इन दोनों कार्बनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ असममितता का लक्षण है, यहाँ द्विबंध का लक्षण है, यहाँ सिंगल बॉन्ड का लक्षण है। और सममितता का मतलब क्या होता है, जब दोनों पे समान स्थिति हो, जैसे यहाँ पर दोनों पे समान स्थिति है द्विबंध के कारण, ठीक है। जब इस पर रिएक्शन ये संपन्न होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। कैसे होता है, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का विघटन, यानी कि समान एक तरह से विघटन करें, इस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और इस पर चार्ज प्लस। उस प्लस से जो प्लस आ रहा है, ये प्लस आ इस पर आ गया, ये माइनस आ गया, तो उस माइनस से ये स्थिति हो गई R, एक बार मैं इसको विघटित कर देता हूं, RCH ये तो चार्ज हो गया प्लस और ये चार्ज हो गया माइनस। तो सबसे पहले एडिशन किसका होगा, H प्लस का। किससे होगा, माइनस, यानी कि जो प्रोटॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसका एडिशन हो रहा है सबसे पहले। इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। क्लियर। तो रिएक्शन क्या बनी, RCH चार्ज प्लस और CH3। दूसरा जो स्टेप होगा, ये स्टेप माना जाता है इसका फर्स्ट, और ये स्टेप माना जाता है इसका सेकंड। सेकंड स्टेप होगा, उसमें हेलोजन का अटैक होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, R, क्योंकि माइनस प्लस से कौन जुड़ जाएगा, माइनस, नाभिक किस नहीं, तो ये हो जाएगा CH के साथ X और ये CH3, ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब HX
समझ में आ गया होगा आपको, 2 स्टेप में कंप्लीट हुई। सबसे पहले एडिशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन स्नेक, इसलिए रिएक्शन किस नाम से जानी गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। और सेकंड स्टेप में हैलोजन का एडिशन हुआ तो प्रोडक्ट बन गया द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन। अब HX की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, HX के स्थान पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड में कौन कौन से होते हैं, एक तो हो गया HI, एक हो गया HBr और एक हो गया HCl। HF यूज में कब लिया जाता है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने से रिएक्शन होगा, स्फोट होने का खतरा होता है, इसलिए। तो अब यहाँ से आयनिक विघटन कैसे का ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसको बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम है, इसमें सबसे कम है। तो यहाँ से बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ पर आसानी के साथ बंध का विघटन होगा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया, HI, और उसके बाद HBr और HCl। यानी कि HX की क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। क्लियर। तो ये रिएक्शन किसके कौन सी थी, एल्कीनों से हाइड्रोजन हैलाइड का संयोग। तो इसमें मैंने मैकेनिज्म आपको बताई, आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। अगर एंटी मार्कोनिकोव नियम लगे उसको कहा जाता है पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, यदि मार्कोनिकोव के अनुसार उत्पाद प्राप्त नहीं होकर विपरीत प्राप्त हो, यानी कि द्वितीयक मोनो हैलो एल्केन या तृतीयक मोनो हैलो एल्केन की जगह प्राथमिक मोनो एल्केन प्राप्त हो, तो उस पे जो नियम लगता है उसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकोव का नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव। ध्यान रखना क्या क्या कहा जाता है, खरास प्रभाव। तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसी के आधार पर समझा देता हूं मैं। देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। ये स्थिति हो जाए RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और तीर के ऊपर आपको जो एरो का निशान होगा उसके ऊपर लिखा मिलेगा पेरोक्साइड प्रभाव। ध्यान रखना पेरोक्साइड प्रभाव का अर्थ ये होता है कि एंटी मार्कोनिकोव नियम या खरास प्रभाव, या आपको इस प्रकार डाई एल्किल पेरोक्साइड या बेंजीन ऑयल पेरोक्साइड C6H5OO C6H, ये भी लिखे हुए मिल सकते हैं। इसमें आप एंटी मार्कोनिकोव लगा देना, हाइड्रोजन परमाणु तो मान लेगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम होगी, और हाइड्रोजन परमाणु मान लेगा जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH2 के साथ Br, प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, 1 डिग्री मोनो हैलो एल्केन। क्लियर। और ये रिएक्शन जो संपन्न होती है, ये वाली पेरोक्साइड प्रभाव वाली, ये होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि से, जबकि मार्कोनिकोव वाली संपन्न होती है आयनिक क्रिया विधि से, और ये होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि से। तो मैंने आपको 2 विधि क्लियर की हैं, एक तो एल्केन से और एक एल्कीन से, ठीक है। तो दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आगे इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसलिए खान केमिस्ट्री लाइन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।